नमस्कार दोस्तों, आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि डेडिकेटेडली रहेगी सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि इनके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाई जाएं, तो आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीडियो आज से शुरुआत करूंगा तो उनको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपको काम कैसे सीखना चाहिए। देन मैं कोशिश करूंगा उन पॉइंट्स पे टच बेस बनाने की कि क्रेडिट की कॉमन क्वेरीज के ऊपर कैसे रिवर्ट करना चाहिए, अपना कंडक्ट कैसे रखना चाहिए, थोड़ी बहुत एक आध वीडियो की सोर्सिंग के ऊपर आपको कैसे फोकस करना चाहिए, अपना गुड सोर्सिंग के ऊपर कैसे आपको अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा 4-5 पार्ट्स में बना के आपको समझाने की कोशिश करूं। तो मीनवाइल आपकी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डालते रहिएगा, ताकि मैं उनको फिर ऐड ऑन कर दूंगा अपनी इस वीडियो सीरीज में। तो देखिए, मैं अगर किसी सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर की बात करूं, तो जो सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर है उसको बिजनेस लेके आना है, उसको मार्केटिंग करनी है, वो उसकी जॉब का प्राइम पार्ट है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे प्राइमरी पार्ट है कि उसको क्लाइंट ढूंढ के लेके आने हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। रिलेशनशिप मेंटेन करते करते बैंक की पॉलिसियों का भी ध्यान रखना है, बैंक के बेनिफिट का भी ध्यान रखना है, और साथ में क्लाइंट के बेनिफिट का भी ध्यान रखना है। वो चीज़ों में कोई दो राय नहीं है। बट कई बार मैंने जो अपनी पर्सनल 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो सेल्स टीम होती है तो वो बस बहुत ज़्यादा कोर फोकस कर लेती है कि मार्केट से फाइल उठा के लेके आने में, रेदर कि वो जो कोर चीज़ें होती हैं सीखने वाली, लर्निंग के वाली, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता, उनकी तरफ वो अपने आप को एनहेंस नहीं करते। जो जो न्यू सेल्स मैनेजर्स हैं, तो जो न्यू रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी जिनके ऊपर सोर्सिंग का प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो वो कैसे अपनी नॉलेज को साथ में सोर्सिंग के साथ साथ एनहेंस करें। सोर्सिंग के लिए ऑफ कोर्स उनके बॉसेस, उनकी काउंटर पार्ट टीम उनको गाइड करेगी, बट अपनी नॉलेज साइड बाय साइड कैसे एनहेंस करें, तो उसके लिए थोड़ी सी एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है आज की। तो देखिए, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी इन 4-5 चीज़ों की: क्रेडिट की क्वेरीज की, क्लाइंट की विजिट की, क्रेडिट के प्रपोजल नोट की या प्रपोजल मेल की जिसमें सारी डिटेलिंग की होती है, जो हमारे चैनल की वीडियोस हैं, जो डिसबर्समेंट्स आप करवाते हैं उन डिसबर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले जो है वो है क्रेडिट क्वेरीज। जब मैंने अपना करियर को शुरू किया था ना, तो ऑफ कोर्स मेरे को मेरे सुपरवाइजर्स ने भी सिखाया था काफी काम, बट मेजरली मैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टीम में क्रेडिट एनालिस्ट था, तो मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना काम सीखना शुरू किया था वो सीखना शुरू किया था रिस्क टीम की, यानी क्रेडिट टीम की क्वेरीज को समझ के। तो अगर जब आपके पास एज अ सेल्स मैनेजर जब भी आपके पास क्रेडिट की क्वेरीज आती हैं, तो उन क्रेडिट की क्वेरीज को ऐसे नहीं समझना। कई सेल्स मैनेजर क्या करते हैं कि क्रेडिट की क्वेरीज में डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं कि क्रेडिट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, बस हम डॉक्यूमेंट्स वो क्लाइंट को कन्वे कर दें और वो डॉक्यूमेंट उठा के क्रेडिट को सबमिट कर दें। क्रेडिट अपने आप उन डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप क्वेरीज के रिवर्ट विजिट पे जाके ले लेगा और अपने आप अपना काम रिजॉल्व कर लेगा। ये काम करने का कोई बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ऐसा काम करने से आप, हो सकता है रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल में सर्वाइव कर जाएं, पर जब आप 4-5 साल बीतेंगे, 6 साल बीतेंगे, जब आप टीम लीडिंग रोल पे आएंगे, एरिया सेल्स मैनेजर बनेंगे या उससे ऊपर रीजनल सेल्स मैनेजर बनेंगे, तब आपको क्वेरीज की समझ होना, आपको कोर कंपिटेंस आपकी स्ट्रांग होना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप ऊपर चलते जाएंगे लेवल्स के साथ, उतना आपकी डाउन ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग की एक्टिविटी कम होती चली जाएगी, और ये एक्टिविटीज जो मैं बता रहा हूं, ये एक्टिविटीज पे आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपने ये नहीं सीखी होंगी जब आप ग्राउंड लेवल पे थे, तब आपने इनको नहीं सीखा होगा, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे सीनियर प्रोफाइल पे जाके। सबसे पहले जब भी क्रेडिट क्वेरीज आए तो उनको ध्यान से रीड कीजिए। केयरफुल रीडिंग बहुत जरूरी है। एक एक शब्द, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है क्रेडिट क्वेरीज के अंदर। उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि इस क्वेरी को डालने का रीजन क्या है, क्यों डाली गई ये क्वेरी, क्या रीजन था इस क्वेरी का जो क्रेडिट मैनेजर ने इस क्वेरी को डाला, और सॉरी, कौन से डॉक्यूमेंट को देख के उसको ये क्वेरी मिली, कौन से डॉक्यूमेंट को देख के ये क्वेरी मिली, ये आपको जानना जरूरी है एज अ सेल्स मैनेजर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप अपने क्रेडिट मैनेजर के पास बैठ के 10 मिनट बताएं। अगर क्रेडिट मैनेजर नहीं बता रहा तो उसके सुपरवाइजर से बात करें, और ये जानना आपका हक है कि आपकी क्वेरी क्यों डाली गई
और उस क्वेरी को कहां से उठाया गया, कौन से डॉक्यूमेंट से देखा गया, उस डॉक्यूमेंट पे क्रेडिट मैनेजर को बोले कि मेरे को भी दिखाएं कि कहां पे आपको ये पॉइंट मिला, उसको पॉइंट को खुद देखने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये पॉइंट कहां से आया। फिर आपको क्रेडिट मैनेजर से ही या उसके सुपरवाइजर से ये जानना है कि आपने ठीक है ये क्वेरी तो लगा दी, पर इस क्वेरी का इंपैक्ट क्या है हमारे प्रपोजल के ऊपर, क्या इंपैक्ट है इस क्वेरी का। अगर ये क्वेरी कल को रिजॉल्व नहीं होती तो क्या ये मटेरियल क्वेरी है या नॉन मटेरियल क्वेरी है। दो तरह की क्वेरीज होती हैं, एक मटेरियल क्वेरी, एक नॉन मटेरियल क्वेरी। मटेरियल क्वेरी ऐसी क्वेरी होती है कि अगर ये रिजॉल्व ना हुई, अगर ये रिजॉल्व ना हुई तो आपका केस भी रिजेक्ट हो सकता है, आपका केस का डिसीजन एडवर्स आ सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। नॉन मटेरियल क्वेरी ऐसी क्वेरीज होती हैं, जनरल क्वेरीज, तो जिनका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए प्रपोजल की पर्पज होता है मेनली। इनका अगर रेजोल्यूशन कम ज्यादा भी हो या औसतन रेजोल्यूशन भी हो तो तब भी ऐसा डिसीजन नहीं आता कि प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। तो पहले तो आपको रीजन समझना है कि क्वेरी मिली कहां से, कैसे ढूंढी गई, क्यों क्वेरी है ये, इसका इंपैक्ट क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करें कि ये मटेरियल इंपैक्ट है या नॉन मटेरियल इंपैक्ट है। और मटेरियल इंपैक्ट भी अगर है तो क्यों है वो मटेरियल इंपैक्ट। आई मीन टू से कि अगर मान लीजिए कोई क्वेरी लगी है कि भाई आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में करंट रेशो 0.7 की है, तो आपको ये जानना है उससे कि यार ये 0.7 की करंट रेशो अगर है तो इसका क्या मीनिंग है, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे हमें रिस्क क्या है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछने और समझने हैं किससे, अपनी ही टीम से, अपनी ही क्रेडिट टीम से। ठीक है, तो मटेरियलिटी और नॉन मटेरियलिटी समझनी है। जब वो मटेरियलिटी और नॉन मटेरियलिटी समझ लाए तो अपने दिमाग में इसको पिक्चराइज करना है कि अच्छा ये रिस्क है। और जब ये मटेरियल नॉन मटेरियल को समझें तो बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें। बैंक को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें कि बैंक का पैसा आपको सेव करना है। ठीक है, किसी प्रपोजल को आप अगर करते हो तो अगर उस प्रपोजल को आप करते हो तो आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो, प्रोसेसिंग फीस कमाते हो। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस कमाते हो तो क्या होता है, वो 2-3% का डिफरेंस ही आप कमाते हो एक लोन के ऊपर। ठीक है, पर जब लोन कोई फट जाता है तो आप 100% पैसा लूज करते हो, 100% पैसा लूज करते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई प्रपोजल को खराब कर दिया, किसी प्रपोजल को डिफॉल्ट में रिस्की प्रपोजल कर दिया, डिफॉल्ट कर दी किसी प्रपोजल में, तो उसके इक्विवेलेंट कमाई करने के लिए आपको 30-40 प्रपोजल्स और करने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3% ही कमाते हैं हम तो हर प्रपोजल से। तो 30-40 प्रपोजल्स आप ऑनबोर्ड करोगे तो जाके एक डिफॉल्टेड केस का जो नुकसान हुआ वो आपका पूरा होगा। राइट, तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। तो इसलिए बैंक को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दें। हाउ आइडेंटिफाइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंपैक्ट आपने समझ लिया। जब आपने इन सारी चीजों को समझा कि क्वेरी कहां से उठाई गई, कौन से डॉक्यूमेंट से उठाई गई, क्या इंपैक्ट है क्वेरी का, क्या रिस्क है बैंक को इस क्वेरी के साथ, फिर अपनी जजमेंट लगाने की कोशिश करें। फिर अपनी जजमेंट में आप क्रेडिट टीम से डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाद की बात है। आप खुद से सोचने की कोशिश करें अपने मन से, अपनी अंदर की आवाज कि यार ये क्वेरी मेरे को ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, इस क्वेरी का क्या रिवर्ट हो सकता है, क्यों हो सकती है ये क्वेरी, क्या रीजन हो सकता है, और ये क्वेरी ठीक भी है या नहीं है। अपनी जजमेंट लगाने की कोशिश करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप ये चीजें हर प्रपोजल्स में करना शुरू कर देंगे, ये टास्क मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये कोई आधे घंटे से ज्यादा का टास्क नहीं है पूरे दिन का। तो आधे घंटा निकालना है आपको। आप कितने प्रपोजल्स लॉगिन करते होगे, आप मुश्किल से 8-10 प्रपोजल लॉगिन करते होगे पूरे मंथ के। तो अगर 8-10 प्रपोजल्स में ही अगर आप ये वर्किंग कर लें, हर प्रपोजल में आधा घंटा इसी पे लगा लें, तो आप पाएंगे कि जब आप 100-200 प्रपोजल्स में ये एनालिसिस कर चुके होंगे, तो जब आपके पास 201वां प्रपोजल आएगा ना, 200 फर्स्ट प्रपोजल आएगा, तो उसमें आप पाएंगे कि 70% क्वेरीज 70 से 80% क्वेरीज सेम नेचर की होंगी, जो आपने पहले 200 प्रपोजल्स में अच्छे से चेक कर ली थी, अंडरस्टैंड कर ली थी। तो वो जो 70-80% क्वेरीज आपको ऑलरेडी पता होंगी कि यार ये क्वेरीज क्यों लगी हैं, इनका क्या रिस्क फैक्टर होता है, और क्योंकि आपने उन 200 प्रपोजल्स में उन क्वेरीज को खुद आगे बढ़ के रिजॉल्व करवाया होगा, तो आपको पता भी होगा कि इनका जवाब क्या देना है, कौन से डॉक्यूमेंट से ये क्वेरी देखी गई है। हो सकता है कि आप 201 में प्रपोजल में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप जब क्लाइंट से मीटिंग करने जाएं, इनिशियल मीटिंग करने जाएं, अभी प्रपोजल लॉगिन भी नहीं किया, तो आप खुद ही वो क्वेरीज, वैसे पॉइंट, वैसी चीजें उसके डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, वैसे ही देखना शुरू कर दें। आप खुद सोचिए कि आपकी खुद की ग्रिप कितनी स्ट्रांग हो जाएगी केस के ऊपर। क्रेडिट टीम, रिस्क टीम काइंड ऑफ आपके लिए एक ऑपरेशनल मैटर रह जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें खुद ही सीख ली, खुद ही मिटिगेट बनाना सीख लिया। तो
तो क्रेडिट क्वेरीज बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। जब आपने क्रेडिट क्वेरीज को समझ लिया, मटेरियलिटी समझ ली, नॉन मटेरियलिटी समझ ली, अब एज अ बैंकर, आप बैंकर हो, ये चीज कभी मत भूलना, आप बैंकर हो, अपने क्रेडिट कॉलीग्स के साथ आपको क्लाइंट की विजिट पे जाना है, और ये सारी क्वेरीज, सारी डिस्कशंस आपके दिमाग में चल रही हैं कि क्या पॉइंट थे, कौन से डॉक्यूमेंट से देखे गए थे। वहां पे जाके प्रॉपर डिस्कशन कीजिए बोरोवर के साथ क्वेरीज का। ये वेट मत कीजिए कि क्रेडिट वाला ही पूछेगा, क्रेडिट वाला ही डिस्कस करेगा, ठीक है उनको डिस्कस करने दीजिए, बट आप अपने इनपुट्स, आप भी आगे बढ़ के क्लाइंट से बात कीजिए कि सर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्यों आया है, आपके बिजनेस में ऐसा क्यों है। उनकी बातों को केयरफुली लिसन कीजिए, ध्यान से सुनिए कस्टमर के जवाब को, वो जवाब जेन्युइन है या नहीं है, उसका एक व्यू बनाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू रीजन, फॉर्म ऑन व्यू, खुद का एक जजमेंट बनाइए कि ये जो क्लाइंट बोल रहा है क्या ये सच्ची बात है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेरी ऐसी होती है कि जिसका क्लाइंट के पास आंसर तो है, क्लाइंट के पास आंसर तो है, पर एज अ बैंकर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हो, एज अ बैंकर आपका बैंक का उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, आपका बैंक उतना रिस्क लेना नहीं चाहता, उतनी कॉल लेना नहीं चाहता उस तरह की कस्टमर के ऊपर, उस तरह की क्वेरीज के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेरी का अगर कस्टमर ने आंसर दे दिया तो दैट मीन्स वो क्वेरी रिजॉल्व्ड है, राइट। तो ये आंसर नहीं होता कभी भी, आपका रिस्क एपेटाइट बैंक का उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना होता है प्रपोजल का, तो वो बात की बात है, चलो, बट आपको ये अच्छे से समझना है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेरी थी तो इसका क्लाइंट्स के पास क्या आंसर होता है, क्या जवाब देते हैं, क्यों होती है ये क्वेरीज, क्या प्रॉब्लम होती है बिजनेस में। तो अगेन आप ये 200 प्रपोजल्स में ये चीजें रिपीट करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्वेरीज को, तो 201वें प्रपोजल में आप जाके खुद ही जवाब देना शुरू कर देंगे, खुद ही डिस्कस करना शुरू कर देंगे, कितना आपके अंदर, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। देन फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब क्वेरीज आ गई, क्लाइंट की विजिट हो गई, तब क्रेडिट अपना एक प्रपोजल नोट बनाता है। कई बैंकों में वो मेल पे बनता है, कई बैंकों में सॉफ्टवेयर पे बनता है, ठीक है। तो वो पूरा प्रपोजल नोट बनाता है जिसके अंदर पूरा प्रोफाइलिंग, पूरी डिस्कशंस, पूरे प्रोज एंड कॉन्स, डेविएशंस, सब कुछ लिखा होता है। और बहुत सारी सेल्स टीम के जो मेरे हिसाब से तो 80 to 90% सेल्स मैनेजर्स इस चीज को रीड ही नहीं करते, कभी भी रीड ही नहीं करते कि प्रपोजल नोट में क्या लिखा गया है। वो रीड करते हैं कि ठीक है भाई, क्रेडिट वाले ने एक्सपोजर ठीक डाला है कि नहीं डाला, जितना उसको लोन चाहिए वो ठीक डाला कि नहीं डाला, कोलेटरल की डिटेल्स ठीक डाली है कि नहीं डाली, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी तो नहीं लगा ली जो मैं बाद में क्लाइंट से पूरी ना करवा पाऊं। ये 3-4 चीजों के ऊपर फोकस होता है। भाई आपको अपना दिमाग बढ़ाना है, आपको क्लर्क नहीं बनना, आपको एक रनर बॉय नहीं बनना। तो आपको ये चीजें तो चलो जो है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। आप बिजनेस मॉडल क्यों नहीं पढ़ेंगे, आप खुद अपने से सवाल कीजिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे कि क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है। हो सकता है कि क्रेडिट ने बिजनेस मॉडल ही गलत एक्सप्लेन कर दिया हो, और जो ऊपर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसके पास केस जा रहा है तो वो बिजनेस मॉडल पढ़ के कोई गलत डिसीजन दे दे आपके प्रपोजल का। हो सकता है कि क्रेडिट ने कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे हों, पर उन प्रोज एंड कॉन्स का अगर कोई कॉन्स लिखे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, तो उनका एप्रोप्रिएट मिटिगेट उन्होंने एक्सप्लेन ना किया हो, प्रोज उन्होंने कम लिखे हो सकता है ना। तो ये चीज आपको समझनी भी है, सीखनी भी है, और साथ में जो प्रोज एंड कॉन्स आप उन्होंने लिखे होंगे तो आपको देख के खुद भी तो पता चलेगा कि अच्छा ये प्रपोजल में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और जो ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, ये नेगेटिव पॉइंट कौन से होते हैं, ये वही होते हैं जो क्वेरीज में डाले होते हैं, और इनका ही तो मिटिगेट यहां से लेके आए होते हैं। तो उनका इन्होंने मिटिगेट क्या डाला है, क्या आंसर डाला है उनको मिटिगेट करने के लिए, क्या वो मिटिगेट सही है कि नहीं है, क्या आपको वो मिटिगेट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो क्रेडिट टीम से डिस्कस कीजिए कि मेरे को समझ नहीं आया ये पॉइंट आपका, तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। नॉलेज एनहेंसमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। जब आप किसी क्लाइंट से मिलने भी जाते हैं ना, अगर आपके पास ये बैंकिंग, अंडरराइटिंग की, बैंकिंग की ये चीजों की, सारे प्रोज एंड कॉन्स की अच्छे से नॉलेज होती है ना, तो जब क्लाइंट से आप बात करते हैं ना तो आपकी आवाज में भी वजन होता है, आपकी आवाज में भी नॉलेज होती है, एक डेप्थ होती है आपकी आवाज में, तो आपको मार्केटिंग करना भी उतना आसान होता है। क्लाइंट को एक फीलर आता है कि यार ये बंदा नॉलेजेबल बंदा है, इस बंदे को सारा कुछ पता है। बिजनेस मॉडल अच्छे से पढ़ें, प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पढ़ें, क्या क्वेरीज के रिवर्ट्स एंड जस्टिफिकेशंस बनाई हैं क्रेडिट ने, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपके आगे चल के काम आएंगी, क्योंकि आगे प्रपोजल्स में सेम नेचर की क्वेरीज आएंगी तो सेम नेचर की जस्टिफिकेशंस आप दे पाएंगे। फाइनेंशियल कमेंट्स क्या लिखे हुए हैं, क्या रेशो का कमेंट दिया हुआ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी का कमेंट दिया है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि आपके प्रपोजल में क्या कमी पेशी थी, क्या कमेंट थे, क्या मीनिंग था उनका।
बैंकिंग का आपके क्लाइंट की कैसे थी, बैंकिंग का क्या कमेंट किया, क्या देखते हैं क्रेडिट वाले बैंकिंग में, सिबिल में क्या देखते हैं, क्या चीजें ढूंढते हैं सिबिल में, कोई सिबिल में अगर कोई डिफॉल्ट था, कोई डीपीडी थी तो उसका क्या मिटिगेट दिया उन्होंने, फैसिलिटीज की असेसमेंट कैसे बनाई, अगर सीसी लिमिट है तो उसको टर्नओवर मेथड से किया, एमपीबीएफ से किया, ड्राइंग पावर कैसे जस्टिफाई की, एलसी की एलिजिबिलिटी कैसे बनाई, कैसे कैलकुलेशन की, ठीक है, टर्म लोन की डीएससीआर की कैलकुलेशंस कैसे की, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप कभी ना कभी, मैं सही बात बताऊं तो आप कभी ना कभी बेवकूफ भी बन सकते हैं कि कभी कभी भी क्रेडिट वाला आपको घुमा सकता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो। अगर आपको पता होगा कि डीएससीआर कैलकुलेट करते समय हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और डीएससीआर की कैलकुलेशन के टाइम पे हम जो प्रमोटर्स के इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स वगैरह, उनका इंपैक्ट भी कंसीडर करके हम डीएससीआर की इंप्रूवमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप क्रेडिट से कैसे काम करवाएंगे? हो सकता है कि आपका क्रेडिट मैनेजर भी नया हो, उसको भी चीजों का पता ना हो कि ऐसे मिटिगेट किया जा सकता है। आपको अगर आपने भी अगर नॉलेज ना ली हुई होगी तो आप तो दोनों पिट जाएंगे, ना क्रेडिट मैनेजर को पता ना आपको पता, राइट? तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देन उसके बाद लास्ट चीज, मेरी वीडियोस ये तो मैं ऑलरेडी रिकमेंड करता ही हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल बेनिफिट जो भी है, बट आपका भी बेनिफिट बराबर है। उसके साथ आप मेरी मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें 75 वीडियोस डाल चुका हूँ। उसमें आपको और टेक्निकल टॉपिक्स लर्न करने में हेल्प मिल जाएगी, बिजनेस मॉडल्स कुछ अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल जाएगी। वीडियोस को जरूर देखें, समझें, प्रोडक्ट्स की वीडियोस जरूर देखें, प्रोडक्ट्स की वीडियोस को जरूर देखें, असेसमेंट्स की वीडियोस को जरूर देखें, फाइनेंशियल रेशियोस एनालिसिस की वीडियोस को जरूर देखें। एज अ सेल्स मैनेजर आपके लिए बहुत जरूरी है। असेसमेंट्स की वीडियोस को जरूर देखें, राइट? तो वीडियोस का तो अपना ही बेनिफिट है ही है आपके लिए। देन लास्ट चीज आती है डिसबर्समेंट डॉक्स। अब आपका केस सैंक्शन हो गया, अब आपका केस सैंक्शन हो गया, अब आपको केस डिसबर्स करवाना है। डिसबर्स करवाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन होती है, मॉर्गेज डीड होती है, ठीक है, डीड ऑफ गारंटी होती है, ठीक है, ऐसे करके कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, एज अ सेल्स मैनेजर आप लोग क्या करते हो? डॉक्यूमेंट निकाले, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाया, बस ये ढूंढना है कि साइन किस किस के कराने हैं, कहाँ कहाँ करवाने हैं, कौन कितनी वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगना है, वो सब करवाया, आके ऑपरेशंस को सबमिट कर दिया, ठीक है, सैंक्शन लेटर बनवाई, सैंक्शन लेटर में बस देख लिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस कोई मिस ना हो। तो यहाँ पे क्रेडिट प्रपोजल नोट में टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पढ़ना है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है प्रपोजल की, और वो क्यों लगाई गई। पर कभी भी आपने मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट पढ़ने की कोशिश की, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन पढ़ने की कोशिश की कि बैंक ने लिखा क्या होता है, मॉर्गेज डीड में क्या लिखा होता है, डीड ऑफ गारंटी में लिखा क्या होता है, सैंक्शन लेटर में लिखा क्या होता है, कभी भी इस चीज को समझने की कोशिश की? तो आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपको पता कैसे होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप साइन करवा रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो इसके लिए आपको मेरी वीडियोस जरूर हेल्प कर सकती हैं। मेरे चैनल पे जाइए, जैसे यूट्यूब पे आप जाते हैं तो सीए अंकुश जैन आपको सर्च करना है, सर्च बार में जाके यहाँ पे सर्च बार में सीए अंकुश जैन सर्च करना है, तो उसके बाद जो है वो मेरा चैनल खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर अपना चैनल खोलूँ, यहाँ पे जब मैं अपना चैनल खोलता हूँ तो यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मैंने आपकी हेल्प के लिए ये डिसबर्समेंट, ये देखिए लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट समझाए हुए हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, मॉर्गेज डीड डिक्लेरेशन या डीड क्या होती है, एमओई क्या होती है, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन क्या होती है, उसके क्या कंटेंट होते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, गारंटी डीड क्या होती है, लोन एग्रीमेंट क्या होता है, सैंक्शन लेटर में क्या दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बना के समझाई हुई हैं ताकि एक रेडी रेकनर रहे आपके पास, राइट? तो और भी ऐसी ही काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, सप्लाई चेन फाइनेंस की, लोन रिजेक्शन एनालिसिस की, अप्रूव्ड केस एनालिसिस की, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं लोन्स की उसकी, और बैलेंस शीट एनालिसिस की, रेशियो एनालिसिस की, डिफरेंट वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स की। तो एंड इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दोबारा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेंबर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे हम दोबारा जाते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में ये आपको यहाँ पे जाना है मेंबर्स ओनली वीडियोस में, सेक्टर स्पेसिफिक होगी, ये रही मेंबर्स ओनली वीडियोस। तो ये आपको मेंबरशिप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी 199 रुपीज़ पर मंथ पे, तो इसको इसका एक्सेस लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
कि कौन कौन सी वीडियोस मैंने मेंबर्स के लिए स्पेशली बनाई हुई हैं। 75 वीडियोस हैं टोटल यहाँ पे साइड पे, बहुत बहुत अलग अलग तरह की। तो अगर आपको और बेनिफिट लेना है तो यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करते हैं सेल्स मैनेजर प्रोफाइल के लिए। थैंक यू वेरी मच।